हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज स्टार्ट करेंगे जो पिछली बार पढ़ाया था उससे आगे का। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू मूव ऑन। क्या सर, आपको कहाँ से धोखा मिल गया सर? आप किस लिए मूव ऑन? हाँ बच्चों, आज अपन सब मिलके एक साथ मूव ऑन करें, उन पुरानी बातों को भूल जाए। उसने जो भी कहा उसको झूठ मान के छोड़ दे और मूव ऑन करने की कोशिश करें बच्चों। उस मूव ऑन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है मूव ऑन की कि चलो अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें दो चीज़ बताई थी। डायमेंशन किसकी याद कर लेना, फोर्स की, एनर्जी की एंड वर्क की। तो एनर्जी और वर्क की तो सेम ही थी, लेकिन फोर्स की डायमेंशन MLT-2 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 और वर्क और एनर्जी की वर्क का धीरे बस इतना याद रखना है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्ले मतलब एक लेंथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि फोर्स की डायमेंशन MLT-2 है तो फिर वर्क की क्या हो जाएगी? सिर्फ लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, ML2T-2। यही एनर्जी की भी डायमेंशन होगी। फोर्स की डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी की तो आप याद कर ही सकते हो यदि फोर्स की पता है तो तुम्हें। ठीक है, तो फर्दर we are going to discuss about next thing that is so many other dimension। पहले मैं इस वायर को थोड़ा सुलझा लूँ, जीवन को भी थोड़ा सुलझा लूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। अरे नहीं लग रहा, चल कोई बात नहीं, अंदर जाओ, जेब में रख लिया। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट कि अब अपन किसकी डायमेंशन निकालें। फोर्स की डायमेंशन एक बार लिख दूँ, ML3-2 वर्क एंड एनर्जी दोनों की डायमेंशन क्या है? ML2T-2। ये डायमेंशन आपको याद है, बाकी बहुत सारी डायमेंशन आपको बता दी थी मैंने। बेसिक डायमेंशन 7 तरह की बताई थी, वो सारी चीज़ें याद हो गई होंगी तुम्हें। अब बात करते हैं, डायमेंशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों? ये जितनी भी टर्म आ रही है नई नई, इनको इतना पढ़ेंगे कि तुम कहोगे सर बस अब नहीं पढ़ना, इतना ज़्यादा पढ़ाऊँ। मतलब जो भी चैप्टर आएंगे ना उसमें बेसिकली इन सब चीज़ों की जो चीज़ें आपको बता रखी उनकी बात करी जाएगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। जब आएंगे तब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr²। तो m क्या है यहाँ पर? मास। m क्या है? मास। r क्या है यहाँ पर तुम्हारे लिए? r का मतलब सिर्फ एक ही है कि ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लेंथ को। तो क्या इसकी डायमेंशन लिखना तुम्हारे लिए टफ है? अब नहीं है ना। मास की क्या लिख दोगे? m, कैपिटल M, और लेंथ की l का स्क्वायर, ML²। ये इसकी डायमेंशन हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? सर बात उसकी समझ में आती है, आपकी नहीं आती। हाँ, उसकी आएगी तुम्हें समझ में, मेरी नहीं आएगी। कोई बात नहीं। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस वही जो तुम लेते हो, किसकी पढ़ाई के लिए नहीं, उसके लिए लेते हो कि क्या होगा सर, क्या होगा मेरा, वो क्या बोलेगी मुझे, वो ना तो नहीं कर देगी। ये स्ट्रेस बेटा, वो स्ट्रेस से भूल जाओ, इस स्ट्रेस पे आ जाओ। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन याद रखनी है ML3-2 और एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू विड्थ हो सकती है। लेंथ इंटू लेंथ, यदि रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू लेंथ। यदि कोई रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू विड्थ। यदि स्क्वायर है तो लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि लेंथ विड्थ सेम होती है। मतलब कुल मिला के बात ये है, इसमें 2 बार लेंथ का मल्टीप्लाई होना है, यही बात है। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L²। तो इसकी जो फाइनल डायमेंशन आएगी बच्चों, m ऊपर L1 है, नीचे से L-2 जाएगा। ऐसे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए एकदम सिंपल बना के। तो ML-1 T-2, ML-1 T-2। डोंट वरी, ये आपको याद नहीं रखनी है, डोंट वरी। अब बात करते हैं, ये स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेन की भी बात करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? ये स्ट्रेन क्या है? ये स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ, कोई भी चेंज हो, कुछ भी हो, डायमेंशन तो लेंथ की आएगी ना। चेंज इन लेंथ में भी क्या हो जाएगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो भी डायमेंशन किसकी रहेगी? लेंथ की। मतलब ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, खेल रचाया लेंथ का।
क्या जीवन क्या मरण है कबीरा। तो यहाँ पे ये हो जाएगी डायमेंशन लेस, m0 l0 एंड t0। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। तो बात हो गई स्ट्रेन की, स्ट्रेस की, सबकी हो गई। चलो सबकी हो गई। अब बात करते हैं डिमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन कौन सी टेंशन सर? किस तरह की टेंशन आ रही है? अभी स्ट्रेस हो गया था, अब टेंशन हो गई। तो यही बात है बच्चों, सरफेस में जो टेंशन है, देखो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है एकदम ओरिजिनल, वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। लेकिन जो तुम फॉर्मूला पढ़ते हो, इतने बेसिक्स में नहीं जाते हो, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हो इसका, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ ये फॉर्मूला लिखते हो आप, लेकिन ओरिजिनली ये आया कहाँ से होता है? यहाँ से, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन m/l3-2 एंड लेंथ, तो लेंथ है, तो यहाँ से डायमेंशन m3-2। एल की लिखना चाहो तो एल के ऊपर 0 लिख देना, ml0t-2। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या आपको समझ आ गई बच्चों? क्या आपको समझ आ गई? स्ट्रेस की, स्ट्रेन की। यंग्स मॉडुलस की ओर देख लेते हैं। कौन सा मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन निकालने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है। मैंने क्या बताया? ये सारी चीज़ें जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं तुम्हें इतना पढ़ाऊंगा, इनको इतना पढ़ाऊंगा, तुम कहोगे सर बस बहुत हो गया सर, अब मत पढ़ाओ। तो इसीलिए इनकी टेंशन तो लो मत कि इनका फॉर्मूला कहाँ से आता है, बस अभी याद रखो, अभी याद रख लो, बाद में जब चैप्टर आएगा तो पढ़ लेंगे। स्ट्रेन एक्चुअली में कैसे फॉर्मूला आता है? स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है यहाँ से, तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसका नाम होता है यंग्स मॉडुलस, जो है गामा। तो ये यंग्स मॉडुलस यहाँ से आता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस सरफेस, स्ट्रेस की अभी डायमेंशन देखी थी ना, क्या थी? फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि फोर्स पर यूनिट एरिया है बच्चों, तो दिमाग में ही कैलकुलेशन, दिमाग में ही कि फोर्स की डायमेंशन होती है ml/2, एरिया नीचे l स्क्वायर आएगा, तो l स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो l ऊपर +1 है, नीचे से -2 जाएगा तो l -1 हो जाएगा, तो फिर डायमेंशन हो जाएगी ml-1t-2। और स्ट्रेन की डायमेंशन कुछ नहीं होती, नो डायमेंशन, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस की वही डायमेंशन होगी जो स्ट्रेस की डायमेंशन है, क्योंकि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसकी डायमेंशन वही आएगी जो स्ट्रेस की डायमेंशन है। तो प्रेशर और देख लेते हैं। प्रेशर का भी फॉर्मूला वही है जो कि स्ट्रेस का है बच्चों। जो स्ट्रेस का फॉर्मूला वो प्रेशर का फॉर्मूला, जो प्रेशर का फॉर्मूला वो स्ट्रेस का। प्रेशर स्ट्रेस ऐसे। तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है, ml-1c-2। क्या आपको कोई परेशानी है? नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी? वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली इसको डायमेंशन के लिए ऐसे लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस, मतलब लेंथ हो गई ना एक तरह से, लेंथ। तो फोर्स इनटू लेंथ, यही फॉर्मूला किसका भी था? ये फॉर्मूला किसका था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका फॉर्मूला? एनर्जी, वर्क। सबका फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला यही था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब फोर्स इनटू लेंथ, और डायमेंशन के लिए तो फोर्स इनटू लेंथ मतलब सेम डायमेंशन आएगी इसकी भी, टॉर्क की, जो एनर्जी की और वर्क की थी, ml/2t-2। ठीक है बच्चों, ओके। अभी तक अपन ने जो भी डायमेंशन पढ़ी वो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पढ़ी है जो कि यूज़ होती हैं बच्चों, जो कि यूज़ होती है मैकेनिक्स में। नाउ वी विल गो इनटू द करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो डायमेंशन यूज़ होंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो क्यों ना इस अच्छी सी शुरुआत को शुरू किया जाए
चार्ज से, क्योंकि चार्ज ये होता है जो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चार्ज। अब बताओ बच्चों, मुझे चार्ज की तुम्हें डायमेंशन निकालनी है, चार्ज की डायमेंशन निकालनी है और तुम्हें इसका फॉर्मूला, चार्ज की डायमेंशन निकालनी है और तुम्हें इसका फॉर्मूला पता ही नहीं। तो मुझे फॉर्मूला बता, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, तो चार्ज क्या हो जाएगा, I/T, यही फॉर्मूला होगा इसका, I/T। करंट की डायमेंशन एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट, टाइम की टी, डायमेंशन ये टी, AT ये बात समझ आ गई। और इसको थोड़ा अच्छे से लिखना होगा तो लिख देंगे, एम पे डिपेंड नहीं करता, L0T1A, ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो इसको, ML/T1A1, L0T1A1, एम और एल पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्या आपको चार्ज की डायमेंशन समझ आ गई बच्चों? क्या कोई डाउट? यदि आपसे कोई करंट की डायमेंशन पूछ ले तो बता दोगे ना डायरेक्ट, करंट की डायमेंशन तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ए। ये तो डायमेंशन मैंने जब बेसिक डायमेंशन बताई थी तब बताई थी। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। एक यूनिट चार्ज को किसी डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का। यदि मैं एक पॉइंट 1 से दूसरे पॉइंट 2 तक किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गया तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए, वो ही इनकी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला W/। सर ये क्या बहकी नहीं अच्छी प्यारी लेकिन समझ में ना आने वाली बातें कर रहे हो आप। हाँ मैं कर रहा हूँ ये बातें, लेकिन जब तुम्हें पढ़ाऊँगा तब ये बात अच्छे से समझ जाओगे कि क्या होता है पोटेंशियल। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, W/Q इसका फॉर्मूला हो गया। W यानी कि ये, तो W वर्क का तो आपको पता ही है, ML/T-2, ये तो याद कर लिया। Q ये यहाँ से आ गया, ये AT, तो यदि ये ऊपर जाएंगे AT ML/T-3 और A-1, ML/T-3 और A-1। क्या ये बात है आपको समझ आ गई? पोटेंशियल समझ आ गया, पोटेंशियल की डायमेंशन, चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया, करंट हो गया। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस। अब मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बताऊं, इससे पहले तुम मुझे इसका फॉर्मूला बता दो। V = IR, तो R = V/I, जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी डायमेंशन मैं अभी निकाल चुका हूँ, ML/T-3 A-1। क्या ये बात समझ आ गई बच्चे तुझे? और अरे करंट की डायमेंशन है एम्पियर। तो बच्चों जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ML/T-3 एंड A-2, क्योंकि ये जब A ऊपर जाएगा तो -A हो जाएगा और माइनस में माइनस जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बच्चों? नहीं सर, हमें तो समझ नहीं आ रही। तो बच्चों मैं आपको ये बात बता दूं कि ये आपको समझनी ही पड़ेगी, ये आपको समझनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उसके लिए अरे मेरा कैप चला गया कहीं पर, तो कोई बात नहीं। Q = होता है C/V, जहाँ पर C कैपेसिटेंस है, V वही है जो था पोटेंशियल डिफरेंस PD,
एंड Q है चार्ज। तो बच्चों यहाँ से C का फॉर्मूला हो जाएगा Q/V, और मुझे आपको बताना पड़ेगा कि Q जो होता है I/T होता है, और V जो है उसकी डायमेंशन अभी अपन ने लिखी थी। यदि मुझे इन सब की डायमेंशन पता है तो क्या मैं C की डायमेंशन बता दे दूँगा। A हो जाएगा A, T हो जाएगा टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे, T टाइम है, इसकी डायमेंशन ये, और पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन यानी कि V की डायमेंशन मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ, ML2 ML2 एंड A-1 इसको यदि तुम ऊपर ले जाओगे बच्चों तो M और L2 तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, A ऊपर जाएगा A2 और T⁴ ML2A2T⁴। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन के साथ, M-1 L-2 एंड A2 एंड T4। A2 एंड T4, क्या ये बात समझ आ गई? तो कोई बात नहीं, आपको समझ आ चुकी होगी तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपकी बहुत बहुत अच्छी डायमेंशन मैंने आपको प्यारी डायमेंशन बताई है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन एक बार कैमरा चेक करना पड़ेगा मुझे, कहीं बंद तो नहीं हो गया। स्पेसफुल होके बंद हो सकता है, ये कभी भी स्पेसफुल होके कभी भी बंद हो सकता है। और मेरे पेन का कैप, अरे मेरे पेन का कैप तू किधर गया? कोई बात नहीं, तू इधर गया या उधर गया पता नहीं चल रहा किधर गया। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये क्या है? वेलोसिटी, ये सिर्फ वेलोसिटी है जिस भी मीडियम में वो लाइट जा रही है उसकी उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी, और ये है वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी। तो इन दोनों का रेशियो है। तो ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, डायमेंशन ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? L-T-1, और नीचे भी यही आएगी L-T-1। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी कुछ नहीं, इसकी डायमेंशन कुछ नहीं, डायमेंशन तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डायमेंशन अभी निकाल लेते हैं। अभी किस कांस्टेंट की निकालें बच्चों? किस कांस्टेंट की निकाल लेते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की निकालें। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, बोल्ट्जमैन BOLTZ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका जो फॉर्मूला है वो है PV=KT। यहाँ पर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर एंड K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ठीक है बच्चों, प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन ML-T-2, इसकी L2, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ML-1 T-2। तो प्रेशर की डायमेंशन मुझे पता चल गई, ML-1 T-2। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब इसमें 3 बार लेंथ की डायमेंशन, लेंथ भी लेंथ है, विड्थ भी क्या है एक लेंथ ही, हाइट भी क्या है एक लेंथ ही, तो इसमें L3 टाइम्स आएगा। तो L3, चलो ठीक है। K की डायमेंशन निकालनी है मुझे, और T क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर, जिसकी लिए अपन K या थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे K लिख दूँ, नहीं K नहीं लिखता, K तो ऑलरेडी
इसके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए के यूज हो रहा है तो मैं थीटा लिख देता हूँ, लेकिन टेम्परेचर के लिए आप कैपिटल के या थीटा कुछ भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने थीटा यूज कर लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यदि के भी यूज करते हो तो। अभी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का खुद का जो सिंबल था वो के था, इसीलिए मैंने थीटा यूज कर लिया, पर सिंबल के होने पर भी आप टेम्परेचर को के यूज कर सकते हो, डोंट वरी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से फाइनली इसकी डायमेंशन जो आई वो आई एम, ये L3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से तो L2 हो जाएगा, T-2 एंड ये थीटा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो ये थीटा की पावर -1, तो के की डायमेंशन ये हो गई ml2 T-2 थीटा की पावर -1, ml2 T-2 थीटा की पावर -1, ml2 T-2 थीटा की पावर -1। इसको कोने में लिख दो, m L2 T-2 थीटा की पावर -1। क्या ये बात समझ आती है? PV = KT, फॉर्मूला याद है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, टेम्परेचर इस तरह से और इस तरह से, उस तरह से, इस तरह से, उस तरह से। तो यहाँ दोनों से क्या बात है चली पता कि कुछ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी डायमेंशन है। तो कोई आपसे बोल दे गलती से आके क्या सारे के सारे जो कांस्टेंट हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ये और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या जिसके सामने कांस्टेंट लगा उसकी डायमेंशन नहीं होती? फटाफट आंसर क्या दे देना है, फटाफट आंसर नो, ऐसा नहीं है। हो सकती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नाम में लगाए लेकिन इसकी डायमेंशन है ना, तो मतलब डायमेंशन हो सकती है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट नाम में लग गया तो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स का, F=G m1 m3 अपॉन r², जहाँ पर F है फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, ग्रेविटेशन फोर्स, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन निकालनी है, m1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, r क्या है, उन दोनों मास के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब समझते ही आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस मतलब L से रिप्रेजेंट करना है। फोर्स की डायमेंशन याद रखनी, अब फोर्स की डायमेंशन मैंने तुम्हें बताया था ना क्यों याद रखनी है, क्योंकि देखो कितनी जगह यूज हो गई वो, ml(T-2) इक्वल्स टू G की डायमेंशन निकालनी है, m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन, एक बार ये m एक बार वो m, तो m² हो जाएंगे दोनों m मिल के, नीचे लेंथ है L² हो जाएगा। अब इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दूँ, उसको ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ से G जो होगा, G होगा ml(T-2) मल्टीप्लाइड बाई L² अपॉन में m²। तो यहाँ से जो G की डायमेंशन आएगी वो m-1 L3 एंड T-2। क्या G की यही डायमेंशन आ रही है, m-1 L3 एंड T-2। तो बच्चों अभी तक जो मैंने आपको बताया उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत कुछ डाइजेस्ट कर लिया, बहुत कुछ डाइजेस्ट कर लिया, खाया पिया और पचाया। ml2 T-2 θ-1 एंड m-1 L3 T-2। डोंट वरी, टेंशन नॉट, आपको सिर्फ बेसिक जो फोर्स की डायमेंशन है वो पता होनी चाहिए थी, मास की या लेंथ की, और आपने ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन यहाँ से इस तरह से निकाल दी। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा E=h/nu, E=h/nu, E=h/nu। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंड H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ H इन गिवन फॉर्मूला, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ H इन गिवन फॉर्मूला। यहाँ पे H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। E क्या है, E के बारे में कोई बात
आपको पता है या नहीं? एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन आपको मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए और आपके ख्याल से आपको पता नहीं होगी। तो ख्याल ख्याल की बात है, जो मेरा ख्याल है वो तुम्हारा ख्याल नहीं है, और जो मेरा ख्याल है वो तुम्हारा ख्याल नहीं है। न्यू की डायमेंशन, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है टाइम की अपोजिट, तो न्यू की डायमेंशन होती है t-1। ये मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बताई थी। न्यू की डायमेंशन t-1, और एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन सिंपल है, mL/2 t-2। जो वर्क है वो एनर्जी, एनर्जी जो वर्क, वर्क एनर्जी, एनर्जी वर्क, मतलब डायमेंशन सेम, डायमेंशन सेम। न्यू t-1, तो यहाँ से जो h की डायमेंशन आएगी mL/2 t-1। एनी डाउट? mL/2 t-1। कोई डाउट है क्या मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे? क्या तुझे कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, आई हैव नो डाउट इन इट। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन में कोई शंका संशय तो नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिवर्स ऑफ टाइम। यदि टाइम का रिवर्स होगी तो इसकी डायमेंशन t-1 हो जाएगी। नो डाउट ना? नो डाउट ना बच्चों? बच्चों नो डाउट ना? नेक्स्ट है अपना एक प्यारा सा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन आपको निकालनी है, और वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कौन सी सिटी? विस्को। ये एक सिटी है बच्चों जो जयपुर से 30 किलोमीटर आगे पड़ती है, ठीक है? विस्कोसिटी, उसकी डायमेंशन निकाल। अरे विस्कोसिटी कोई सिटी विटी नहीं है, ये एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एकदम है, जो आपको जिसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, F = नीटा। ये नीटा जो है वो ही सब है, नीटा है V/Z, जहाँ पर नीटा जो है वो यही है जिसकी डायमेंशन निकालनी है। ए जो है, ए से क्या समझ आता है आपको? जो ए है बच्चों वो है जे है बच्चों अरिया वेलो। कौन सी सिटी? अल्ला सिटी। ये है आपके लिए डिस्टेंस जिसको एल से रिप्रेजेंट करना है। और फाइनली नीटा की डायमेंशन निकालनी है। क्या निकाल दूँ? फोर्स की डायमेंशन mL/t-2। नीटा की डायमेंशन निकालनी है, ए की डायमेंशन L², ए मतलब एरिया L² हो जाएगी। वेलोसिटी L/t-1, डिस्टेंस L, ये L स्वाहा। mL/t-2 = नीटा, और इधर L/2t-1, ये बात है। तो यहाँ से नीटा की जो डायमेंशन आ जाएगी mL/t-2, ये जाएंगे यहाँ से नीचे, इधर इस साइड आ जाएंगे। मैं L/2t-1 इधर लिख देता हूँ, L/2t-1 यदि इधर आ गया बच्चों, तो जब ये ऊपर जाएगा तो L-2t+1 होके जाएगा, और यहाँ से इस तरह से mL-1t-1, mL-1t-1, mL-1 और t-1। ये बात समझ आ गई ना आपको? mL-1t-1 बात समझ आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। mL-1 t-1। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बहुत सारी डायमेंशन बताई। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं जो आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, प्यारी बात है लेकिन एक अच्छी बात है। जी की डायमेंशन क्या होगी? जी, AG OG लोजी सुनो जी की डायमेंशन क्या होगी? जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों ये है क्या? एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशन थी? एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन = वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो इसकी डायमेंशन L/t-2 आई थी ना, L/t-2 आई थी, तो जी की डायमेंशन भी यही होगी।
यदि एक्सेलरेशन है ये तो कोई सा भी एक्सेलरेशन हो डायमेंशन सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक्सेलरेशन हो या कुछ भी हो, यदि उसके साथ मतलब वो किसी एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन भी उसी को रिप्रेजेंट करता है, क्या, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। सिंपल एक्सेलरेशन भी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, यदि वो दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। दूसरी बात, कहीं पर भी किसी चीज़ का डिफरेंस दे रखा हो, जैसे अभी मैंने लिया था ना डेल्टा एल, जब स्ट्रेस दिखा था डेल्टा एल क्या होगा, L2 माइनस L1, चेंज इन लेंथ। यदि कोई भी डिफरेंस हो, ठीक है, डिफरेंस हो, इससे डायमेंशन को कोई मतलब नहीं है। जो लेंथ की डायमेंशन होगी वही इसकी डिफरेंस की डायमेंशन होगी, मतलब डेल्टा एल की डायमेंशन भी ये होगी। ये बात समझ आई, डिफरेंस वगैरह से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, यदि कहीं पे लिखा हो एवरेज एक्सेलरेशन या फिर लिखा हो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वगैरह से भी डायमेंशन को कोई मतलब नहीं। डायमेंशन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि वो क्वांटिटी है क्या, वो है क्या, उसको अब इससे मतलब नहीं है। वो डिफरेंस ले रहे हो आप उसका या फिर एवरेज निकाल रहे हो, कोई मतलब नहीं है। वो डायरेक्ट आपको बताएगी यदि एवरेज एक्सेलरेशन लोगे तो भी उसकी वही डायमेंशन है जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। यदि एवरेज वेलोसिटी लोगे तो उसकी भी वही डायमेंशन होगी जो कि वेलोसिटी की डायमेंशन है। ये बात आपको समझ आई। तो डायमेंशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एवरेज ले रहे हो, डिफरेंस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, लेकिन वो सेम, यदि सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है मतलब डायमेंशन सेम होगी। ये बात मैं आपको कन्वे कर पाया या नहीं, ये मुझे पता है कि मैं कर पाया हूँ, लेकिन आप समझ पाए हो कि नहीं वो आप बता पाओगे। और आप बेहतरीन तरीके से बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आइए और अपना क्वेश्चन मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ में आती है या नहीं आती है। यदि आती है तो अच्छी बात है, आती है तो अच्छी बात है। अब एक स्टेटमेंट लिख दो नोट लगा के, क्या लगा के, नोट। कितने का, 500 रुपये का नोट अपनी कॉपी पे चिपका लेना यहाँ पर, और इसके आगे एक स्टेटमेंट लिखना, एंगल एंड, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है यूनिट्स बट नो डायमेंशन। एंगल और सॉलिड एंगल जो होते हैं उनकी यूनिट तो होती है, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन, इसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। दोनों की यूनिट है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है। क्या तो फिर ऐसा है, कोई स्टेटमेंट आ गया आपके पास गलती से, क्या ऐसी क्वांटिटी पॉसिबल है जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? सोचो और सोच के बताओ, ऐसी क्वांटिटी पॉसिबल है क्या जिसके पास डायमेंशन तो है लेकिन यूनिट नहीं है? ऐसा कदापि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यदि डायमेंशन है, यदि बेटा है तो पापा हैं तो मम्मी है, बेटा है तो पापा हैं और मम्मी है, लेकिन मम्मी है और पापा हैं और बेटा हो या बेटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आई, ये बात समझ आ गई ना? तो यही बात है, यही रिलेशन है डायमेंशन और यूनिट कि यदि डायमेंशन है तो यूनिट होके रहेगी, डायमेंशन है तो यूनिट होगी ही होगी। यदि बच्चा है तो मम्मी पापा होंगे ही होंगे, ये डायमेंशन है तो यूनिट होगी ही होगी। लेकिन 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 बात ये है कि यूनिट है तो डायमेंशन होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इन दोनों केस में, एंगल में और सॉलिड एंगल में, यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना, और किसी को बताना नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में रखना। कोई पूछे कि ऐसा होता है तो बताना नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये बात याद रखना। अब ये बात हो गई कि डायमेंशन अपन ने पढ़ ली, यूनिट भी पढ़ ली, क्या होती है यूनिट, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, क्या होती है डायमेंशन पढ़ ली, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इतनी डायमेंशन पढ़ने का यूज़ क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं डायमेंशन, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है डायमेंशन का वो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या बोलता है बच्चों? ये आपसे बोलता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म
ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं लिखते टाइम थोड़ी सी गलती कर दूँ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में मैं फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा था बार बार, लेकिन मैंने लिख दिया था फिजिक्स क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा था लेकिन लिख दिया था फिजिक्स क्वांटिटी, तो उसको रेक्टिफाई कर लेना। फिजिकल क्वांटिटी ही है वो, फिजिक्स क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन मैंने बोल दिया था गलती से। बोला तो सही था फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन लिख के आ रहा था फिजिक्स क्वांटिटी। तो उसको बच्चों नज़रअंदाज करना, मेरी इन छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना। और दूसरी बात, मैंने एक जो एग्जांपल दिया था मम्मी वाला, जो पापा वाला, कि पापा जब स्कूल जाते हैं तो भी इतने टाइम में पहुंच जाते हैं, तो मैंने शुरू में जो टाइम कैलकुलेशन कर दी थी 15 मिनट करी थी, लेकिन मैंने बोल दिया था कि 12:10 से 12:30 तक पहुँचेगा, पर लेकिन ये टाइम तो 20 मिनट हो गया ना। मैंने बोला था 15 मिनट के लिए, हो गया 20 मिनट, तो ये यहाँ पे गलती हो गई, तो उसको माफ़ करना, मुझे माफ़ करना ओ भोले बच्चों। ये बात समझ आई? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, और we can add and subtract same dimensions, or we can say we can add or subtract same quantities which have, or we can say we can add or subtract quantities which have के बाद ये which have same dimension, हम उन्हीं को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। और यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। तो हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। जैसे कि ऐसा, आप गए बाज़ार से लाए तेल के साथ लाए अपन के चीनी। तो आप तेल ले आए, आपने तेल लिया बच्चों, तेल लेकिन आप लेके आओगे किस में? तेल आप ले चलो, आपने दूध ले लिया और तेल ले लिया और चीनी, ये तीनों चीज़ ले ली। तो मैं बोल देता हूँ आपसे, आपने जो दूध लिया वो लिया 2 लीटर, आपने चीनी ली 2 kg। क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ? 2 लीटर और 2 kg, क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूँ? ऐसा नहीं कर सकते बच्चे। अपन दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को नहीं ऐड कर सकते। यदि आपको ऐड करना है तो 2 लीटर में 2 लीटर ही ऐड होगा, मतलब 2 लीटर, मतलब 2 ज़रूरी नहीं है, लेकिन लीटर में लीटर, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। केजी है तो केजी ही ऐड होगा, मतलब केजी की जगह ग्राम वगैरह हो सकता है, मतलब सेम, मतलब कन्वर्जन ही किया है वहाँ पे, तो सिर्फ यदि ग्राम को केजी में, लेकिन आप फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज नहीं कर सकते। आप मास में लेंथ ऐड नहीं कर सकते, आप लेंथ में मास ऐड नहीं कर सकते, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन में फोर्स ऐड नहीं कर सकते, फोर्स के अंदर और फोर्स में टॉर्क ऐड नहीं कर सकते, और एनर्जी में एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। रे 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 गिर गई, मेरी बोतल गिर गई भाई, चलो कोई बात नहीं। तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए फाइंड दी डायमेंशन ऑफ क्या जमाना था। S equals to plus half find the dimension of A and B, find the dimension of A and B। तो यहाँ पर S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। A and B क्या है? कांस्टेंट। एंड T क्या है? टाइम। तो बताओ कि A एंड B की डायमेंशन क्या होंगी। तो सबसे पहली बात मैंने जो बताई थी कि जो भी इक्वेशन है उसमें सारी टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मतलब डायमेंशन ऑफ S इक्वल टू
इस वाली टर्म की डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वेयर। मैंने हाफ को नहीं कंसिडर किया क्योंकि कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। कांस्टेंट मतलब दो टाइप की कांस्टेंट बताते थे, एक कांस्टेंट वो थी जिनकी डायमेंशन थी, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, प्लांक्स कांस्टेंट था, उनकी डायमेंशन थी। लेकिन ये नंबर्स हैं, ये नंबर है डायरेक्ट नंबर, डायरेक्ट कांस्टेंट दिख रहा है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको इस पिक्चर में नहीं लिया। तो ये वाली बात समझ आ गई, क्योंकि इक्वेशन में जितनी भी टर्म है उन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। या फिर मैं इसको दूसरी तरह से लिख सकता हूँ, एस माइनस ए टी माइनस हाफ बी टी स्क्वेयर इक्वस टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। किसी भी इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यदि मैं इन दोनों टर्म को इधर लेके आ गया तो ऐसे लिख सकता हूँ। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम ऐड या सब्सट्रैक्ट उन्हीं को कर सकते हैं क्वांटिटीज़ को जिनकी डायमेंशन सेम होंगी, मतलब इन तीनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब एस की डायमेंशन इक्वस टू ए टी की डायमेंशन इक्वस टू बी टी स्क्वायर की डायमेंशन। और हाफ मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि हाफ कॉन्स्टेंट है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। लेकिन कॉन्स्टेंट बोलते ही डायमेंशन नहीं होगी ऐसा नहीं बोल सकते, ये एक नंबर है इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं है। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशन होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जैसे कि प्लांक्स कांस्टेंट। ये वाली बात समझ आ गई यहाँ तक? ये वाली बात समझ आ गई होगी, आ गई होगी। तो मुझे ए की डायमेंशन निकालनी है। अब ए की एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, इधर लेंथ आ जाएगी, इसको इक्वल कर दूँ, ए की डायमेंशन निकालनी है और ये हो जाएगा टाइम। तो ए की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस 1। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। फिर v की डायमेंशन निकालनी है, तो v की डायमेंशन के लिए आप ये काम कर सकते हो, यहाँ तो उसके s को इक्वल कर दो, s इक्वल्स टू बी टी स्क्वेयर। तो s की डायमेंशन l, b की डायमेंशन निकालनी है, t की डायमेंशन t स्क्वेयर, तो यहाँ से b की डायमेंशन एल टी माइनस 2, नंबर 1। नंबर 2 आप ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को इक्वल कर दो, ए टी इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर। ए की डायमेंशन मुझे यहाँ से पता चल गई, अभी निकाल ली थी, तो एल टी माइनस 1, और यहाँ पे ये टी है, ये टी है ना, इसकी डायमेंशन टी हो जाएगी, और बी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से भी इसकी बी की डायमेंशन निकालोगे तो एल टी माइनस 2। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एस के साथ कंपेयर करोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एस की डायमेंशन पता है, क्योंकि यहाँ पे एक अननोन था जिसकी डायमेंशन निकाल ली थी, तो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी कंपेयर कर लो, डायमेंशन आ जाएगी। अब एक बात बताओ, जो ए की डायमेंशन है एल टी माइनस 1, ये डायमेंशन किसकी है? ये है वेलोसिटी की डायमेंशन। और जो अभी बी की डायमेंशन आई है वो आई है एल टी माइनस 2, ये किसकी डायमेंशन है? एक्सेलरेशन की। तो बच्चों, मेरे प्यारे भोले बच्चों, मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी? एस इक्वल्स टू ए टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। यदि आपको ये न्यूटन्स लॉ की थर्ड इक्वेशन पता होगी तो वो क्या होती है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए था मतलब वो यू था, और यू क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन यही आनी चाहिए, तो और यही आई। और यहाँ पर जो बी था वो ए था, मतलब बी ए था, मतलब जो कैपिटल बी था वो एक्सेलरेशन था, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है, और यही डायमेंशन अपन एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से, वही आनी चाहिए थी, वही आई। बात समझ में आई? जो डायमेंशन आनी थी वही आई, ये बात आपको समझ आई? कैसे ये कमाल दिखाया था डायमेंशन की होमोजेनिटी वाली चीज़, कैसे कमाल दिखा सकती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वो है कि एक इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a and b. Find out the dimension of a and b. Find out the dimension of a and b where v equals to velocity, a equals to small a equals to acceleration, और कैपिटल ए एंड कैपिटल v निकालना है। एक इस इक्वेशन को प्यार से ऐसे लिख दो, आप ऐड या सब्सट्रैक्ट उन्हीं क्वांटिटीज़ को कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम हो, मतलब डायमेंशन ऑफ वी स्क्वेयर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ 2ab। 2 को हटा देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट इसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो पहले मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ,
जो डायमेंशन वी स्क्वायर की है वो ए स्क्वायर की भी होगी, तो मतलब वी स्क्वायर की डायमेंशन जो है ए स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। ये बात सही है ना। तो v की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से जो a की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस वन आ जाएगी, ये स्क्वायर ऊपर से दोनों का अंडर रूट ले लो तो ये स्क्वायर गायब हो जाएगा और a की डायमेंशन एल टी माइनस वन आ गई। तो a की डायमेंशन एल टी माइनस वन आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर नेक्स्ट मैं कंपेयर कर लेता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। यहाँ से v की डायमेंशन एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू a की डायमेंशन एल टी माइनस टू, यहाँ से b। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म आएगी एल टू टी माइनस टू इक्वल्स टू एल टी माइनस टू बी। टी टू गया, b इक्वल्स टू एल, तो b की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन आई। तो यहाँ से फाइनली जो a की डायमेंशन आ रही है वो एल टी माइनस वन आ रही है और जो b की डायमेंशन आ रही है वो l आ रही है। तो ये बताओ ये किसकी डायमेंशन, ये है वेलोसिटी की डायमेंशन। जो a की डायमेंशन है वो वेलोसिटी की डायमेंशन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है। सिर्फ लेंथ है ना, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वगैरह कुछ भी हो सकती है, कुल मिला के लेंथ की डायमेंशन है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये होती है सेकेंड इक्वेशन, लॉज ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन है ना ये। तो यहाँ पर u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है मतलब इसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, वेलोसिटी वही आ रही है, वो ही आ रही है एल टी माइनस वन। और जो b है वो है s, जो कैपिटल V है वो यहाँ पर s है। तो मतलब b की डायमेंशन वो आनी चाहिए जो s की डायमेंशन है, और s क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन लेंथ वाली डायमेंशन आनी चाहिए, वही आ रही है, वही आ रही है लेंथ की। तो इसका मतलब करेक्ट, एवरीथिंग इज राइट, ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी राइट। ये बात समझ आ गई आपको क्या बच्चों, प्यारे भोले बच्चों, क्या ये बात आपको समझ आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट तो नहीं है बच्चों? क्या ये बात मैं आपको कन्वे कर पाया कि डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी से क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि S इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी वाई टी प्लस डी वाई टी स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ लूँ बच्चों कि एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, टी यहाँ पर टाइम है। आपको डायमेंशन निकालनी है ए की, बी की, सी की एंड डी की। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। क्या आप निकाल सकते हो? कैसे? सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखो इस फॉर्म में। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं ऐड या सब्सट्रैक्ट उन्हीं क्वांटिटीज़ को कर सकता हूँ जिनकी डायमेंशन सेम हो। मतलब डायमेंशन ऑफ एस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी वाई टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डी वाई टी स्क्वायर। अब मैं इन सबको, एस मुझे पता है यहाँ पे एल की डायमेंशन आएगी, तो जो ए की डायमेंशन होगी वो एल हो जाएगी। फिर बी टी इक्वल्स टू लेंथ, एस से कंपेयर को लेंथ की डायमेंशन, और यहाँ पे एल और ये टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगी क्योंकि टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, तो एल टी माइनस वन आ जाएगी इसकी डायमेंशन बी की। ऐसे ही सी बाई टी को कंपेयर करूँ तो सी बाई टी इक्वल्स टू एस, एस मतलब एल, और ये इस कैपिटल टी की डायमेंशन स्मॉल, सॉरी कैपिटल टी आएगी इसकी डायमेंशन स्मॉल टी की, तो यहाँ से सी की डायमेंशन एल टी आ जाएगी। डायमेंशन लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये बात समझ आएगी। डी की डायमेंशन ऐसे निकालनी है तो डी बाई टी स्क्वायर को इक्वल कर दूंगा एस की डायमेंशन के, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। डी की डायमेंशन निकालनी है, नीचे स्मॉल टी की जगह आ जाएगा कैपिटल टी को स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन एल, तो डी की वैल्यू आ जाएगी एल टी स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझने में कोई भी तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई दुख तो नहीं हो रहा, कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा? समझ में तो आ रहा है? नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो गया बच्चों? ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं जो आपको समझ ना आए। मुझे नींद ना आए, मुझे समझ ना आए, मेरी जान ही चली जाए। जो देखो मुझे क्या हो गया बच्चों, आपको हो गया फोबिया, आपको फोबिया हो गया या फिर हो गया लबेरिया। तो बच्चों ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपको हुआ क्या आखिर, इस मुझे हुआ क्या है, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और दे दूं आपको, मैं एक क्वेश्चन और दे दूं बच्चों आपको। P
है, ठीक है, पी दे रखा है। पी जो होता है उसको मैं लिख देता हूँ, पी को लिख देता हूँ यहाँ पर ए, ठीक है, ए, और यहाँ पर है बच्चों ए एरिया। आपको डायमेंशन निकालनी है कैपिटल ए की डायमेंशन निकालनी है। फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए, जहाँ पर पी प्रेशर है, ये एक्सेलरेशन है और ये है एरिया। पी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों की डायमेंशन सेम होगी, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो तो भी कोई बात नहीं। अब क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट उन्हीं को कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होगी, मतलब पी की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए इस टर्म की, ए बाई एरिया। प्रेशर डायमेंशन क्या होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना प्रेशर। इसकी डायमेंशन ml/T-2 अपॉन एरिया L², तो इसकी डायमेंशन होगी ml-1T-2 ml-1T-2 इक्वस टू, यहाँ पर ए की डायमेंशन निकालनी है और यहाँ पर ए क्या है? एक्सेलरेशन की डायमेंशन L-T-2, एरिया की डायमेंशन L², ठीक है। तो यहाँ से ए की जो डायमेंशन निकालनी है ml-1T-2, और ये चला जाएगा इधर ऊपर तो ये हो जाएगा L², और ये आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा L-T-2। तो यहाँ से आप अब ए की डायमेंशन निकाल पाओगे ना बच्चों, आप इजीली निकाल पाओगे। ए को लिख सकते हो L1T-2, L1 कैसे लिखा? L², इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो L1/T-2, नीचे T-2 गया, तो यहाँ से m की जो डायमेंशन आ गई वो m आ गई। m मतलब मास की डायमेंशन है, और यही आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसा कि मुझे पता है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फर्दर, f को मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मैंने क्या दिया था? ए तो दे ही रखा था, एक्सेलरेशन था, नीचे एरिया दे रखा था, यहाँ पे एम ही तो बचा था। तो मास की डायमेंशन क्या होती है? एम, कैपिटल एम, वही आ रही है, वही आनी चाहिए, वही आ रही है और वही आनी चाहिए थी। क्या बात समझ आई? मैंने ये क्वेश्चन को फालतू लंबा खींच दिया, लेकिन लंबा खींचना मुझे पड़ा क्योंकि मुझे ये चीज़ आपको समझानी थी कि यहाँ पर जो मास, ये जो कैपिटल ए है वो मास है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके आपको समझा दिया, तो डायमेंशन जो थी उनकी पहली एप्लीकेशन समझ आई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप उन्हीं को ऐड या सबसेट कर सकते हो जो कि सेम डायमेंशन। अब एक चीज़ याद रखो, यदि कोई भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, कॉट कुछ भी दे रखा हो और उसके अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा है, तो एक तो इस होल टर्म की साइन एक्स, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो और नोट कर लो। यदि साइन, कॉस, टेन, कॉट जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि साइन की एक वैल्यू आएगी ना बच्चों, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, इसके अंदर यदि एंगल होता साइन 45 1/√2, ये सारी वैल्यूज आएंगी ना, इसलिए जो साइन, कॉस, टेन, कॉट कोई भी होगी उनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। दूसरी बात, साइन के अंदर जो भी चीज़ है वो क्या है? एंगल है ना। इसके साइन के अंदर क्या चीज़ आ सकती है? एंगल ही आएगा ना बच्चों। यदि इसके अंदर एंगल आएगा बच्चों तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल की सिर्फ यूनिट होती है। क्या? यदि नॉर्मल एंगल है तो यूनिट होगी रेडियन, यदि वो सॉलिड एंगल है तो यूनिट होगी स्टेरेडियन, लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब एंगल की डायमेंशन नहीं होती। तो मतलब इसके अंदर जो एक्स है उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी भी डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशन लेस होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट यदि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है उनके अंदर भी कोई वैल्यू लिखी हुई है, मतलब जो एंगल दे रखा है अंदर उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि एंगल की डायमेंशन नहीं होती, और उस होल टर्म की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि उसकी तो वैल्यू आएगी। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो ये बात यदि आपको समझ आ गई बच्चों,
तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, सॉल्व करो। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा ची माइनस के एक्स, ये इक्वेशन है जो आप आगे पढ़ने वाले हो। तो आपको यहाँ पे y दे रखा है, y डिस्प्लेसमेंट है, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए, अरे अंदर तो मैंने सारी टर्म डिफाइन कर दी, ए एक्स लिख देता हूँ इसको, ए एक्स, ए की सॉरी ये तो दे रहा, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो इस वाली होल टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होगी, साइन थीटा की कोई डायमेंशन, ये इसके लिए थीटा हो जाएगा ना एक तरह से, तो इस पूरी टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होगी, मतलब ये चीज़ डायमेंशन लेस है। इसका मतलब जो y की डायमेंशन है वही a की डायमेंशन होगी, क्योंकि इक्वेशन में दोनों टर्म की डायमेंशन, दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो जो y की डायमेंशन है वही a की डायमेंशन होगी, और y क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन l होगी, तो a की डायमेंशन तो आ गई डायरेक्टली। अब अंदर b की डायमेंशन निकालनी है, तो मैंने क्या होता है, साइन के अंदर जो भी एंगल होगा वो डायमेंशन लेस, मतलब इस वाली होल टर्म की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन लेस होगी, मतलब m0 l0 t0, इन टर्म की डायमेंशन ये होगी। अब मुझे बताओ, इस होल टर्म की डायमेंशन लेस हो गई, तो इस टर्म की भी डायमेंशन नहीं होगी, इस टर्म की डायमेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगेन समझने का दूसरा तरीका, ओमेगा टी माइनस बी एक्स को नई टर्म नाम देता हूँ जिसका नाम है z, इनको मैं z करके लिख देता हूँ। अब मुझे पता है कि z की कोई डायमेंशन नहीं है, माइनस z इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, इसकी भी डायमेंशन नहीं, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट उन्हीं क्वांटिटीज़ को कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो यदि z की डायमेंशन नहीं है, bx की डायमेंशन भी नहीं होगी, और ओमेगा t की डायमेंशन नहीं होगी। यहाँ पे ओमेगा बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन मुझे अब मैंने इसकी डायमेंशन अब मैंने ये ओमेगा एंड t दे ही दिया, तो कोई बात नहीं, ओमेगा t तो छोड़ो, अभी bx इक्वल्स टू m0 l0 एंड t0, जहाँ पर x क्या है, x एक डिस्टेंस है बच्चों, याद रखना है x एक डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन l हो जाएगी, तो इसकी m0 l0 t0, यहाँ से जो b की डायमेंशन आएगी m0 l माइनस 1 t0, m0 l माइनस 1 t0। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ऑलरेडी इसकी डायमेंशन बता चुका हूँ, मैं इसकी डायमेंशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, याद रखना एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो ये बात समझ आ गई, यदि ऐसी बात है तो कैसी बात हो जाएगी, ऐसी बात है तो वैसी बात हो जाएगी, वैसी बात है तो ऐसी बात हो जाएगी। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म की जो डायमेंशन होगी वो क्या होती है, जैसे e की पावर z ऐसा लिखा हुआ है, तो e की पावर जो होल टर्म है इसकी डायमेंशन क्या होगी, नो डायमेंशन, क्योंकि जैसे साइन कॉस टेन कॉट इनकी भी वैल्यू आती है, तो e की पावर भी कुछ होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मतलब इस होल टर्म की डायमेंशन नहीं होगी। और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो एक नंबर होगा, वो हमेशा एक नंबर होगा, यदि नंबर होगा तभी तो ये वैल्यू आएगी, तो यदि ऊपर कोई नंबर आएगा तो मतलब z की भी डायमेंशन नहीं होगी, तो इसका मतलब z की भी डायमेंशन नहीं होगी, मतलब ना तो z की डायमेंशन ना इस होल टर्म की कोई डायमेंशन होगी। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया या नहीं, क्या ये बात मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया तो कोई बात नहीं, अभी एक एग्जांपल लेंगे तब आपको ये बात तो समझ आ ही जानी चाहिए, ठीक है। P इक्वल्स टू वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल, वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल, a बाई बी ई टू दी पावर, किसकी पावर, e टू दी पावर अल्फा एक्स अपॉन के थीटा। अल्फा बाई बी है, ठीक है, ये बात आपने नोट कर ली होगी। जहाँ पर P इज प्रेशर, अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन, अल्फा एंड बी की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, अल्फा एंड बी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है आपको। जहाँ पर K है
के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और थीटा है यहाँ पर टेम्परेचर, थीटा है यहाँ पर टेम्परेचर, और यहाँ पर जो x है वो डिस्टेंस है, x इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो क्या आप मुझे अल्फ़ा और बी की डायमेंशन निकाल के बता सकते हो? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो p की डायमेंशन होगी वो ही अल्फ़ा बाई बी की डायमेंशन भी होगी। क्यों? क्योंकि e के साथ कुछ भी लिखा हो, इस पूरी टर्म की डायमेंशन कुछ नहीं होती, L0T, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। मतलब जो p की डायमेंशन है वो अल्फ़ा बाई बी की डायमेंशन होगी। p की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, इसका फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की डायमेंशन mL(T-2), नीचे आ जाएगा L2, तो ये mL-1 और T-2, mL-1 T-2, ये तो प्रेशर की डायमेंशन हो गई, मतलब mL-1 T-2। अब मुझे अल्फ़ा बाई बीटा इसके इक्वल आ गई ये डायमेंशन, लेकिन मुझे ना तो अल्फ़ा की डायमेंशन पता है ना फिर बी की डायमेंशन पता है, तो ये चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा इसके ऊपर यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ से अल्फ़ा की डायमेंशन निकाल सकूँ, और यदि मुझे अल्फ़ा की डायमेंशन मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा और बी की डायमेंशन निकाल लूँगा चुपके से धीरे से प्यार से ये डायमेंशन निकाल दूँगा। तो बच्चों मैंने क्या था, ई के ऊपर जो भी पावर होती है उसकी भी डायमेंशन नहीं होती, मतलब इस पूरी टर्म की डायमेंशन नहीं होगी। क्या होगी, m0 L0 एंड T0। अल्फ़ा की डायमेंशन निकालनी, x क्या लेंथ है तो लेंथ ये हो जाएगी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और थीटा को थीटा ही रहने देते हैं, थीटा को थीटा रहने दो, इसको कोई नाम ना दो, थीटा को थीटा रहने दो, इसको कोई नाम ना दो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आपको निकालनी पड़ेगी, यदि आपको नहीं दे रखी एग्जाम में तो, यदि नहीं दे रखी तो निकालनी पड़ेगी, और दे रखी है तो कोई बात नहीं, और नहीं दे रखी तो निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो मैंने अभी निकाली थी, वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ क्या, तो mL2 T-2 K-1, mL2 T-2 K-1 ये होती है K की डायमेंशन, mL2 T-2 K-1, mL2 T-2 K-1, mL2 T-2 and K-1, mL2 T-2 and K-1। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो K है यहाँ पर वो ही थीटा है, जो कि गंगाधरी शक्तिमान है, गंगाधरी। ये बात आपको समझ नहीं आएगी जो मैंने क्या बोल दिया, ये बात समझ में आएगी बहुत ही पुराने बुजुर्ग लोगों को जिन्होंने शक्तिमान देखा है, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है। ये बात आपको समझ आएगी नहीं, कोई बात नहीं, गंगाधर शक्तिमान तो समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बात तो समझ आएगी ना, जो के होती है वो किसकी डायमेंशन होती है, वो होती है टेम्परेचर की, जो थीटा है वो भी टेम्परेचर की डायमेंशन, मतलब ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर मैं थीटा लिख सकता हूँ, या फिर इस थीटा की जगह के भी लिख सकता हूँ। ये बात समझ आ गई, mL2 T-2 K-1 ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन, और थीटा की जगह मैं के पुट कर देता हूँ, थीटा और के तो सेम ही है। तो यहाँ से ये m0 L0 एंड T0, अल्फ़ा L अपॉन mL2 T-2, और के वाली टर्म गायब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि K-1 K+1 गायब हो जाएगी। तो अल्फ़ा L इक्वल्स टू m0 L0 T0। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ से बच्चों अल्फ़ा अपॉन L को जो नीचे ले जाता हूँ mL T-2, ये वाली बात है, इक्वल्स टू m0 L0 एंड T0। यहाँ से जो अल्फ़ा की डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी mL T-2। अच्छे से इसको समझो, डाइजेस्ट करो, अच्छे से इसको समझ लो और डाइजेस्ट कर लो, अच्छे से इसको समझ लो और डाइजेस्ट कर लो। तो अल्फ़ा की डायमेंशन mL T-2 आ गई। कोई बात दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? देखो मैंने क्या किया, एक बार और समझा दूँ, एक बार और समझा देता हूँ। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आम बात है, लेकिन आपको खास बना के समझाता हूँ। अल्फ़ा x अपॉन के थीटा, थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ, अभी से थीटा लिखते हूँ अभी, तो इसकी डायमेंशन कुछ डायमेंशन नहीं होगी, mL0 T0, ठीक है। अल्फ़ा x की जगह L, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी डायमेंशन ये रही mL2 T-2 K-1। यहाँ पे के क्या है, टेम्परेचर दे रखा है, केल्विन, इसकी डायमेंशन के से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा भी टेम्परेचर है, तो मैं इसको भी के लिख देता हूँ, क्योंकि थीटा और के तो सेम है, कि थीटा और के तो सेम है, तो मैं इसको यहाँ से लिखूँगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये K-1 K+1, तो के की पावर 0, मतलब इसकी तो कोई डायमेंशन बची नहीं के में।
L2 नीचे यही बचेगा सिर्फ इक्वस टू डायमेंशन लेस चीज़ है ये M0 L0 T0। ये यहाँ तक बात समझ आई। तो यहाँ से अल्फ़ा अपॉन क्या लिखेंगे इसको ML-T-2, क्योंकि एक L ऊपर से ये नीचे आएगा तो L नीचे 2 था और ऊपर से नीचे आएगा तो L-1 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ से M0 L0 T0। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की डायमेंशन आ रही है ML-T-2, अल्फ़ा की डायमेंशन ML-T-2 जो कि किसकी डायमेंशन है ML-T-2 फोर्स की डायमेंशन के सेम आ रही है अल्फ़ा की डायमेंशन, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, आने तो अच्छी बात है ना, ये फोर्स की डायमेंशन की सेम आ रही है। तो यहाँ से जो प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन ML-1 T-2 ये आ रही थी, और अल्फ़ा की डायमेंशन मैं निकाल चुका हूँ ML-T-2। तो यहाँ से क्या मैं B की डायमेंशन निकाल दूँगा सर, बिल्कुल M से M गया, L-T-2 अपॉन ये नीचे आएगा बच्चों L-1 एंड T-2, तो B की डायमेंशन L² हो जाएगी, B की डायमेंशन L² हो जाएगी। और B की डायमेंशन L², तो बच्चों मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। बड़े मज़े की बात है ये, बहुत मज़े की बात है, मैं बता देता हूँ कैसे। बहुत मज़े आएंगे अभी, क्योंकि जो प्रेशर था वो अल्फ़ा बाई बीटा था बच्चों, और अल्फ़ा की डायमेंशन ML-T-2 आई, मतलब ऊपर तो फोर्स की डायमेंशन आ गई, तो मुझे बीटा की डायमेंशन निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि मुझे प्रेशर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि यहाँ पे अल्फ़ा की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन आ गई तो नीचे किसकी डायमेंशन आनी ही चाहिए, एरिया की डायमेंशन ही आनी चाहिए थी, जो कि L² होती थी, और वो ही आई थी अभी कैलकुलेट करके। तो मुझे क्या B की डायमेंशन निकालने की ज़रूरत थी क्या? मतलब इस तरह से पुट करके निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। यदि मैंने अल्फ़ा की डायमेंशन निकाल ली, वो फोर्स की डायमेंशन के इक्वल आ रही है, तो B की डायमेंशन एरिया की ही डायमेंशन होनी चाहिए थी, और वो हुई भी। ये बात समझ आई? छोटी छोटी मगर मोटी बात है। और ये डायलॉग भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने शक्तिमान। अब मैं थोड़ा अपनी फ़ोन को चेक करता हूँ कि उसमें रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि मैं वैसे ही बकवास किए जा रहा हूँ। तो बच्चों, मुझे ये बता के आपको बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। और इसी के साथ मैं आपको अलविदा एंड थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। कैमरे के आगे बोल देता हूँ थैंक यू बच्चों। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।